Hello everyone. Today is 16th of December 2022 and here are the news that I'll be taking. तो पहला न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू कि बैंक जो है रिकवर किया है हाँ अराउंड 13% ऑफ द 10 लाख करोड़ जो लोन रिटर्न ऑफ हुआ था. तो अराउंड 10 लाख करोड़ लोन वाज रिटर्न ऑफ इन द लास्ट 5 years. तो वो हाउ मच अमाउंट 10 लाख मतलब हो गया 1 लाख में कितना जीरो होता है 5 जीरो दैट इज 10 to the 5 और करोड़ में 1 करोड़ में देयर आर 7 zeros. तो सो मेनी जीरोस आर इन्वॉल्व इन दिस. तो फिर जो रिटर्न ऑफ का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिए कि रिटर्न ऑफ मीन्स की जो बैंक जो है अपने जो बैलेंस शीट से है वो लोन को हटा देता है. हाँ तो उसे राइट ऑफ बोलते हैं. कब हटाता है जब कोई लोन जो है एनपीए हो जाता है और बैंक को लगता है कि ये एक लॉस कैटेगरी में चला गया है तो बैंक को जो है रिटर्न ऑफ करना पड़ता है. रिटर्न ऑफ करने से क्या होता है कि उसको प्रोविजनिंग नहीं करना होता. अगर बैंक जो है कोई लॉस एसेट को लॉस लोन को एसेट मतलब हो गया लोन. देखो एसेट होता है बैलेंस शीट में पार्ट और लाइबिलिटी होता है. ठीक है एसेट पार्ट हो गया कोई भी चीज जो उसको इनकम जनरेट करके दे. हाँ और लाइबिलिटी हो गया जिसमें कि उसको पेमेंट करना पड़े जैसे कि डिपॉजिट्स है. डिपॉजिट्स में जो है बैंक को है इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है कस्टमर को तो दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर बैंक. और एसेट्स हो गया इनकम बैंक जो लोन देता है दैट इज द फॉर्म ऑफ एसेट्स. लोन्स है अगर किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है तो दैट इज द एसेट्स ऑफ द बैंक. हाँ तो जब एनपीए हो जाता है कोई अकाउंट हाँ मतलब कि एनपीए का भी मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको. पहले पहले ये जान लीजिए कि जब भी बैंक का एनपीए हो गया और लॉस में कैटेगरी में हो गया तो बैंक को उतना इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ द अमाउंट जो है प्रोविजनिंग करना पड़ता है. मतलब उस कैपिटल को असाइड रखना पड़ता है जितना कि लोन दिया गया है थिंकिंग कि उसका लॉस हो जाए हो चुका है. या तो 100% प्रोविजनिंग करे या फिर उसको राइट ऑफ करे मतलब बैलेंस शीट से हटा दे. हाँ तो राइट ऑफ का मतलब क्या है. राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि अब कस्टमर को जो है पैसे नहीं देने पड़ेंगे या फिर बैंक उसको रिकवर नहीं कर सकता है. राइट ऑफ का मतलब है दे कस्टमर आर लायबल फॉर रीपेमेंट और बैंक उससे रिकवर कर सकता है. ठीक है मैं बताऊंगा किस तरीका से बैंक रिकवर कर सकता है. आई विल टेल यू अबाउट रिकवर कैसे करता है. दूसरा फिर आई विल टेल यू और क्या क्या ऑप्शन है रिकवर करने के लिए. उसके बाद आई विल टेल यू व्हाट कि एनपीए का क्लासिफिकेशन कैसे होता है. ठीक तो सबसे पहले देखिए अगर आपने लोन लिया है बैंक से और लोन लेने के बाद जो प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना होता है मतलब कि ईएमआई पे करना होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. हाँ अगर आप जो है 0 से 30 मतलब जब से ड्यू है तब से 0 से 30 दिन के तक नहीं आपको रीपे किए तो ये चला जाता है एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो कैटेगरी में. ठीक उसके बाद होता है SMA 1 SMA 2 स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 SMA 3 नहीं होता है. ठीक 0 से 30 डेज में हो गया SMA 0. उसके बाद 30 से 60 डेज में हो गया तक अगर आप नहीं पे किए तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज SMA 1. उसके बाद 60 से 90 डेज तक नहीं पे किए तो इट विल कॉल्ड SMA 2. 90 डेज के बाद अगर 90 डेज तक नहीं पे करते हैं तो फिर आपका जो लोन अकाउंट है जो आपका है बैंक में बैंक डिक्लेयर्स इट एज एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट. हाँ क्योंकि एसेट है लोन है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. इसके बाद भी अगर आप पे नहीं करते हैं तो फिर ये डाउटफुल कैटेगरी में जाता है. जो इसमें भी 3 कैटेगरी होता है D1 D2 D3. हाँ D1 हो गया कि अप टू 1 years एनपीए होने के बाद अगर 1 साल तक एनपीए रहता है तो दैट इज डी डाउटफुल 1 कैटेगरी. उसके बाद 2 साल से 3 साल तक अगर एनपीए रह गया तो दैट इज डाउटफुल 2 कैटेगरी. और डाउटफुल 3 है अगर 3 साल से ज़्यादा एनपीए रह गया तो दैट इज डाउटफुल 3. इसके बाद जो है लॉस में एसेट डिक्लेयर हो जाता है. एक बार एसेट लॉस डिक्लेयर हो जाता है तो बैंक को या तो फिर राइट ऑफ करना पड़ता है इसे. हाँ अपने बैलेंस शीट से हटाना पड़ता है या फिर 100% इक्विवेलेंट अमाउंट का प्रोविजनिंग रखना पड़ता है मतलब कैपिटल सेट असाइड करना पड़ता है. हाँ तो ये है एनपीए का एक्सप्लेनेशन डिटेल एक्सप्लेनेशन. तो एनपीए कब होता है 90 डेज के ऊपर अगर आप प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट का रीपेमेंट अपना इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हैं तो इट इज डिक्लेयर्ड एज एनपीए. उसके बाद डाउटफुल एसेट में जाता है उसके बाद लॉस में जाता है. तो दिस इज द सीक्वेंस. इससे पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड रहता है. उसके बाद स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA 1 SMA 0 SMA 1 SMA 2 एनपीए D1 D2 D3. उसके बाद लॉस और फिर राइट ऑफ करना पड़ता है. तो लास्ट 5 years में जो है जो बैंक ने अराउंड 10 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया है मतलब लोन लॉस कैटेगरी में गया. उसके बाद बैंक ने राइट ऑफ किया अपना बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए. इससे क्या होता है बैलेंस शीट क्लीन करने से बैंक को उतना प्रोविजनिंग नहीं करना पड़ता है. जैसे हमने कहा था ना कि कैपिटल टू फिक्स्ड एसेट रेशियो 9% मेंटेन करना पड़ता है. रिस्क वेटेड एसेट रेशियो
तो उसी तरह बैंक ये बेसल नाम के अकॉर्डिंग उसी तरह कोई भी अगर लॉस एसेट्स होता है तो फिर बैंक को इसके लिए प्रोविजनिंग करना पड़ता है। और राइट ऑफ मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर का अब लायबिलिटी खत्म हो गया, बैंक्स कभी भी उससे रिकवर कर सकता है। बहुत सारे तरीके हैं रिकवर करने का, जैसे कि बैंक जो है सिविल सूट फाइल कर सकता है, हाँ सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में, हाँ कोर्ट जाकर कोई भी सिविल कोर्ट में जाके कर सकता है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल, हाँ डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है बैंक के पास सरफेसी एक्ट है, एफ ई एस आई, सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी का ये ईयर याद रखिएगा, 2002 में आया था। सिक्योरिटाइजेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002। so this is SARFAESI act। उसके बाद जैसे बड़ा बड़ा कंपनीज होता है ना, अगर वो जैसे डूबने लगता है तो फिर उसका मैनेजमेंट को बेसिकली बदल दिया जाता है। अगर उसे लेना है तो एक्वायर करना है, किसी कंपनी को एक्वायर करना है आता है, पर उसे एनसीएलटी के थ्रू एक्वायर करना पड़ता है। एनसीएलटी हो गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हाँ इसमें जा करके जैसे अदानी क्या करता है ना कि कोई भी कंपनी डूबता रहता है राइट नाउ आप देखोगे, तो वो जा करके एनसीएलटी से कौड़ी के दाम पे खरीद लेता है। मतलब मान लीजिए 100 करोड़ का अगर कंपनी है तो 5 करोड़ में 10 करोड़ में खरीद लेता है एनसीएलटी के थ्रू। सो अगर आपको किसी को एक्वायर करना होता है तो दे हैव टू गो एंड एक्वायर थ्रू द एनसीएलटी। एनसीएलटी में बेसिकली जो भी बैंक्स होते हैं वो अगर किसी कंपनी को लोन दे रखे हैं और वो कंपनी डूब गया जाता है, हाँ कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है, तो फिर लिक्विडेट करने के लिए उसे एनसीएलटी के थ्रू पास जाना होता है। एनसीएलटी में उसका ऑक्शन होता है, ऑक्शन में बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और फिर उस वहाँ से के थ्रू एक्वायर कर लिया जाता है कंपनीज को। ठीक है, या फिर कोई भी एक तरीका का अगर डिस्प्यूट है कंपनीज के बीच में तो वो एनसीएलटी के पास जाते हैं। उसके बाद फिर इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, आईबीसी। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कब आया था? ये आया था 2016 में। यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो इसके थ्रू भी अगर कुछ बैंकरप्सी होता है, कुछ बैंक्स और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट होता है तो दे कैन गो थ्रू, नहीं सॉरी डिस्प्यूट नहीं, डिस्प्यूट के लिए तो एनसीएलटी और डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल है और सरफेसी एक्ट है। अगर कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो फिर उसको अगर लिक्विडेट करना करना होता है, मतलब कि उस कंपनी को बेचना होता है या फिर उसका मैनेजमेंट चेंज करना होता है, तो फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में के थ्रू होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ दे रिकवर द, मतलब क्या क्या है बैंक के पास कि वो रिकवर कर सकता है। दिस वाज अबाउट एनपीए। उसके बाद एक मैं बताना चाहूँगा जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एनपीए का। देयर इज लिटिल स्पेस लेफ्ट हियर। तो मार्च 2000, आई विल कंपेयर फ्रॉम मार्च 2014, उसके बाद मार्च 2018, हाँ 2018, एंड देन वी हैव मार्च 22 दिस ईयर। हाँ तो अगर इन 3 साल में देखे ट्रेंड देखे तो जो एनपीए था दैट इन मार्च 2014 इट वाज 2.51 लाख करोड़, हाँ 2.51 लाख करोड़ था। मतलब एनपीए रेशियो हो गया 4.1%। उसके बाद मार्च 2018 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा, दैट इज 9.62, 2.51 से 9.62 हो गया लाख करोड़, दैट वाज 11.46% एनपीए रेशियो। और अगेन 2022 में 9.62 से ये घट करके 6.97 लाख करोड़ हो गया, दिस इज अराउंड 5.9%। तो आप देखोगे कि यहाँ से एनपीए जो है बढ़ा 14 से लेके 18 में। हाँ क्यों बढ़ा? क्योंकि गवर्नमेंट जब आया था, मोदी गवर्नमेंट, तो उसने जो आरबीआई उस समय रूल लेकर के आया, सो नॉट मोदी गवर्नमेंट, आरबीआई इस टाइम पे रूल लेकर आया था कि जो भी स्ट्रेस्ड एसेट है उसको रिकॉग्नाइज करना है। पहले बैंक जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता था। हाँ, कोई भी स्ट्रेस्ड एसेट्स है तो उसको रिस्ट्रक्चर कर देता था, हाँ, ताकि पता ना चले। तो रिकॉग्नाइज करने के कारण जो है ट्रांसपेरेंट रिकॉग्निशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रेस्ड एसेट्स का। तो जब से रिकॉग्नाइज होने लगा तो बहुत सारे एनपीए जो है दिखने लग गए। सो दैट इज द रीजन कि रिपोर्ट होने लगे तो फिर ये बढ़ गया 2.51 लाख करोड़, सो 9.62। लेकिन इसके बाद फिर घटा, इसके बाद घटा क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार मोदी गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजीज लाया। हाँ
जिसे हम लोग 4 आवर्स से बोलते हैं। दिस 4 आवर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक। बैंक से रिलेटेड कुछ भी हो, कि बैंक का एनपीए कैसे रिड्यूस करना है या बैंक का स्ट्रेस को एसेट्स को कैसे खत्म करना है, तो दिस 4 आवर बिकम्स वेरी एसेंशियल। दिस 4 आवर्स कैन बी written anywhere, like if someone asks you what are strategies in order to reduce the NPA at the bank, it's fine. The 4 R's are recognition, resolution, recapitalization and reform. That is, you have to recognize कि एनपीए हो रहा है, लाइक देयर वाज अ रिकग्निशन मेड इन 2014 टू 18, जिस कारण की बढ़ा एनपीए, देयर वाज ट्रांसपेरेंट रिकग्निशन। उसके बाद रिजोल्यूशन के लिए स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेगा, दे नीड टू रिजॉल्व इट। रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो दीज आर द प्लेसेस दैट सिविल शुड फाइल करो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाओ, सर्फेसी एक्ट यूज करो, एनसीएलटीए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के पास जाओ। उसके बाद रिकैपिटलाइजेशन। रिकैपिटलाइजेशन मतलब जब बैंक के पास कैपिटल खत्म होने लगता है, तो गवर्नमेंट जो है, जैसे मोदी गवर्नमेंट इन्फ्यूज करता है, अराउंड 60,000 करोड़ रुपीज इन्फ्यूज किया था आई थिंक लास्ट 5 ईयर्स में। तो आई डोंट रिमेंबर दिस फिगर एग्जैक्टली। तो रिकैपिटलाइज करते हैं गवर्नमेंट, ताकि उसका कैपिटल बढ़ जाए अगर घट गया है तो, लॉस होने के कारण। और फिर लास्ट में रिफॉर्म मेजर्स, जो भी आरबीआई गवर्नमेंट डिसाइड करे। तो रिकग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म, दो these are the 4 R's that can actually help in improving the balance sheet of the bank. The bank continues to pursue recovery in return of accounts, says Finance Minister Sitaraman. So this was all about this news. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट हाई टैक्सेशन पुशिंग इंडियाज अल्कोहल ब्रेवरेज इंडस्ट्री ऑन द ब्रिंक ऑफ क्राइसिस। तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अल्कोहल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत सही है, बट इट इज़ नॉट सो। राइट नाउ अल्कोहल इंडस्ट्री जो है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हाँ, इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये देखता है सर इस इंडस्ट्री को। तो इसलिए दिक्कत है, क्योंकि टैक्सेशन रेट बहुत हाई है। कितना हाई है? टैक्सेशन अराउंड 67% से लेकर के 80% तक टैक्स किया जाता है। इतना टैक्स किसी पे नहीं है अल्कोहल प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसके कारण कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री का अगर हम बात करें, ये कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है, इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। हाँ, इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 1.5 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड एज ऑफ नाउ। और इसका मार्केट साइज अगर बात करें, तो मार्केट साइज इज अराउंड 52.5 बिलियन डॉलर्स, 52.5 बिलियन डॉलर्स। एंड दिस इज एक्चुअली, आवर अल्कोहल इंडस्ट्री इज द 9th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री जो है डीप क्राइसिस में है, ऑफ कोर्स बिकॉज प्रॉफिट लो है। प्रॉफिट लो क्यों है? क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा है। हाँ, और हाई टैक्सेशन के कारण प्राइस है। और एक और रीज़न है जिसके कारण प्राइस ज़्यादा है, कि इसका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना अल्कोहल में, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स अल्कोहल में यूज़ होता है, बार्ली से बनता है अल्कोहल। हाँ, बार्ली, और इसको हम लोग, एक और होता है जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बोलते हैं। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बेसिकली मोलास से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक मतलब ये एक तरह के से 95% अल्कोहल होता है। 95% अल्कोहल होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल, जो कि मोलास से, शुगर केन जूस निकालने के बाद जो मोलास बचता है, उससे उसे फर्मेंट करके एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाया जाता है। ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल में 95% अल्कोहल कंटेंट होते हैं, और इसी से फिर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाया जाता है। मतलब ड्रिंक्स बनाया जाता है, बियर हो गया, स्कॉच हो गया, विस्की हो गया। तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बहुत सारे कंपनीज जो है इंडिया में इंपोर्ट भी करते हैं दूसरे कंट्रीज से, और डायरेक्टली इससे फिर अल्कोहल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हाँ, तो इसे ड्रम में रख करके फिर रखा जाता है, और फिर इसके थ्रू बहुत सारे अल्कोहल प्रोडक्ट्स बनते हैं। बार्ली से भी बनता है अल्कोहल। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है, इसका जो है प्राइस जो है एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर से, तो बार्ली का अराउंड 12% प्राइस बढ़ चुका है, और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसमें इसका अराउंड 46.2% प्राइस बढ़ा है। तो इंपोर्ट करने के कारण जो है इसमें कस्टम ड्यूटी सब लगता है, तो इसलिए ज़्यादा इसका प्राइस रहता है। और फिर इसके बाद सिर्फ यही नहीं, उसके बाद हम लोग पैकेजिंग भी करना होता है अल्कोहल का। तो पैकेजिंग में भी अराउंड, अगर हम लोग बात करें, ग्लास का यूज़ होता है, हाँ, कार्टन्स का यूज़ होता है। तो ग्लास का कार्टन्स, इसका भी प्राइस बढ़ा है। ग्लास का अराउंड 25%, 24.9% प्राइस बढ़ा है लास्ट ईयर से। कार्टन्स का अराउंड 19% प्राइस बढ़ा है। तो दिस इज द रीजन कि जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इंग्रेडिएंट, और प्लस देर इज अ टैक्सेशन। टैक्सेशन सिर्फ सेंट्रल और स्टेट दोनों का रहता है। तो स्टेट का अगर हम बात करें, तो अराउंड
स्टेट को भी रिवेन्यू ये अर्न करके देता है। हाँ, 40% ऑफ द रिवेन्यू जो है स्टेट्स को मिलता है, 40%। अगर 100 रुपये का अल्कोहल बिक रहा है तो फिर 40% जो है स्टेट को जाता है, अराउंड 40 रुपीज़ स्टेट को, 40 रुपीज़ सेंटर को, तो 80% तो टैक्सेशन हो गया। बाद बाकी 20% बचता है, जिसमें कि जो मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर, होलसेलर, सबका प्रॉफिट रहता है। तो वेरी तो इस कारण से ये इंडस्ट्री जो है वे एक्चुअली क्राइसिस में चला गया है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के कारण मतलब कि हाई इंग्रेडिएंट का प्राइस के कारण, और एंड हाई टैक्सेशन। पर इंडिया के पास फिर भी कॉम्पेरेटिव एडवांटेज है अगर कंपेयर करें दूसरे कंट्री से, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि मोलासेस मोलासेस हो गया, और ग्रेन्स मतलब बार्ली वगैरह जिससे अल्कोहल बनता है, यहाँ रेडिली अवेलेबल होता है। हाँ, हमारे वी एक्चुअली प्रोड्यूस इट, शुगर कैन वी प्रोड्यूस इट। तो इसलिए दिस देयर इज एग्जिस्ट ए कंपेरेटिव एडवांटेज। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे एक्चुअली में नॉट जस्ट फॉर कंजम्पशन, मतलब कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहे या फिर अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहे, तो दिस इज अ गुड सोर्स, पर इस पर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज यूएस फेडरल रिजर्व रेजेस इंटरेस्ट रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट, हाईएस्ट सिंस 2007। तो ये बेंचमार्क रेट जो है फिर से यूएस ने बढ़ा दिया बाय 50 बेसिस पॉइंट। 1 बेसिस पॉइंट इज 1/100%, तो 4.5% हो गया है। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा, एंड द बेंचमार्क रेट विल टच अराउंड 5.1% नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो इन्वेस्टर्स को ऐसा अभी लग रहा था कि ठीक है, अभी सब कुछ शांत है, फेडरल रिजर्व उतना कुछ कर नहीं रहा है, तो फिर स्टेबिलिटी था, तो इस कारण से स्टॉक मार्केट प्राइस भी राइज हुआ। पर फिर अचानक से इन्होंने बढ़ा दिया। ये कौन है? दिस इज जेरोम पोवेल। हाँ, जेरोम पोवेल इज चेयरमैन ऑफ फेडरल रिजर्व बोर्ड का, फेडरल रिजर्व बोर्ड का चेयरमैन यही है। जेरोम पोवेल बेसिकली यही भाई साहब हमेशा बड़ा बेंचमार्क रेट को ऊपर नीचे करते रहते हैं। पहले भी अभी हाल फिलहाल मतलब मार्च 2000 आई थिंक 22 तक अराउंड 0% था जो बेंचमार्क रेट है। पर फिर जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होने लगा, राइट नाउ सीपीआई अगर हम लोग बात करें यूएस में, तो इट इज़ अराउंड 7.1%, अपना 5.88% है नवंबर में। तो सीपीआई के बढ़ने से इन्होंने कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया है लास्ट, अभी तक लगातार 4 बार 75 बेसिस पॉइंट से जो है इन्होंने बेंचमार्क रेट को इंक्रीज किया है। मार्च महीने में जो था बेंचमार्क रेट अराउंड अराउंड ऑलमोस्ट 0% था। हाँ, मार्च तक सब कुछ बहुत स्टेबल था। उसके बाद 4 बार इन्होंने 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया इंटरेस्ट रेट को, और क्योंकि आगे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है, क्योंकि ऑलमोस्ट 7.1% इज टू हाई, बहुत ज़्यादा है, तो अगेन इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का अगर हम बात करें तो इट हैज़ इंक्रीज्ड, लास्ट ईयर इट वाज 3.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नाउ इन यूएस नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 4.6%। तो इस कारण अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाएगा। तो एक ट्रेड ऑफ है, अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। हाँ, तो इस ट्रेड ऑफ को हम लोग फिलिप्स कब से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन, दिस एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटाना है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो देयर एग्जिस्ट ए ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताऊंगा। द डिसीजन फॉलोज 4 consecutive 75 basis point hike that have boosted rates at a faster pace, says Paul Volcker, led the central bank in 1980s. नेक्स्ट चलते हैं, क्रेडिट सूस अपग्रेड्स इंडियाज ग्रोथ आउटलुक फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो अभी सबको लग रहा है कि ओके इंडिया, देखिए ऐसा लगता है इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट एक्चुअली इंडिया इज डूइंग क्वाइट वेल कंपेयर करें मोस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज से। तो हाँ, और क्रेडिट सूस ने भी रिसेंटली इंडिया को जो है अंडरवेट कैटेगरी से एक स्टेप ऊपर कर दिया है। हाँ, डिस्पाइट हमारा जो करेंसी है वो रिपीटेडली वीक है, अराउंड 82 81 82 पे फ्लक्चुएट कर रहा है, करेंसी वीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अपना डेफिसिट है। हाँ, हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। स्टिल जो है क्रेडिट सूज को ऐसा लगता है कि ओके इंडियन मार्केट जो है वो ब्राइट है,
ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जैसे हमने कहा कि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो वी हम लोग जो है फॉरेन मार्केट से उतना वी आर नॉट कनेक्टेड राइट नाउ। हाँ, इंडिया इज एक्चुअली डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी, डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस, डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो क्योंकि हमारा वी आर नॉट सो मच एक्सपोज टू द ग्लोबल वर्ल्ड, पहला ये रीज़न हो सकता है। दूसरा कि जो जीडीपी ग्रोथ है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 6%। हाँ, तो एक बार इन ये अगर बोल देते हो कि वी हैव अपग्रेडेड, हाँ, तो इनका बात का बहुत वैल्यू रहता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो रेटिंग देखते हैं किसी कंट्री का। इफ दे से दैट इट हैज़ अपग्रेडेड तो ऑफ कोर्स उनका सेंटिमेंट्स अच्छा हो जाता है हमारी इकोनॉमी के कारण, इस कारण से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का हम लोग बात करें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड। हाँ, बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ला रहे हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अभी बात चल रहा है यूरोप के साथ। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो स्कीम्स ला रहे हैं, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मेकिंग गवर्नमेंट जो रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ला रहे हैं, तो ऑल दिस आर एक्चुअली लीडिंग टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। जीडीपी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीडीपी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो फिर जीडीपी भी बढ़ता है। उसके बाद हो गया कि जो बहुत सारे लो इनकम जॉब्स है, लो इनकम जॉब्स वो इंक्रीज हो रहे हैं। पांचवा पॉइंट वी कैन से दैट जो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स है, हाँ, ये थोड़ा कम हो रहे हैं। ऑफ कोर्स द रशिया यूक्रेन वॉर के समय कम ज़्यादा बढ़ गया सप्लाई चेन बॉटलनेक्स, बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स। हाँ, बहुत सारे बायलैटरल मल्टीलैटरल जो है ट्रेड का पैक्ट में इनिशिएट करना है, जैसे रशिया से राइट नाउ वी आर इंपोर्टिंग द मोस्ट ऑफ द ऑयल एट अ वेरी चीप प्राइस। सो ऑल दिस फैक्टर्स टेकिंग टू कंसिडरेशन, क्रेडिट सूस को ऐसा लग रहा है कि या इंडिया डिजर्व्स कि उसका ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा, एंड करेंसी वीक हो या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो, स्टिल इंडिया इज गोइंग टू डू वेल। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, चैलेंजेस भी हमें जानना चाहिए कि जैसा कि स्लोइंग ग्लोबल ग्लोबल डिमांड है, तो दैट विल बी ए चैलेंज फॉर इंडिया, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग एक्सपोर्ट करते ही हैं, थोड़ा करते हैं पर करते हैं। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। हाँ, एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं, इंपोर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो देयर इज ए बैलेंस ऑफ पेमेंट है। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है बहुत ज़्यादा, अपने इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो फिजिकल डेफिसिट इज ए इशू। क्योंकि ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट, ये सब बताता है कि गवर्नमेंट का क्रेडिबिलिटी जो है वो कैसा, सॉल्वेंसी इंडिया इंडिया का डिटरमाइन होता है। तो दिस अफेक्ट्स द इंडियन रेटिंग। अगर ये इंडियन रेटिंग को घटा, अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो रेटिंग इंडिया का घटेगा, रेटिंग घटेगा तो फिर इन्वेस्टर्स जो है कम इंटरेस्टेड होंगे अब हमारे कंट्री में। फिर बहुत ज़्यादा हम लोग जो है डिपेंडेंट ऑन ऑयल, डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड एनर्जी बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कारण है कि ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जो एनर्जी है, कोल भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हाई क्वालिटी कोल है, हाँ, बिटुमिनस एंथ्रासाइड्स होता है, एंथ्रासाइड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम अगर हम लोग बात करें जब क्रूड ऑयल जो है, हाँ, $100 पर बैरल था, हाँ, तो इंडिया का जीडीपी जो है, इंडियाज जीडीपी वाज 1/3 ऑफ द ब्राज़ील एंड रशिया का जीडीपी। उसके बाद कुछ महीना पहले ही $100 पर बैरल हुआ था। तो इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द ब्राज़ील प्लस रशिया था। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट टाइम फिर जब $100 होगा पर बैरल, तो इंडिया जीडीपी विल बी ग्रेटर देन ब्राज़ील प्लस रशिया। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रेंड। दिस इज लाइकली टू इंक्रीज फॉरेन फंड्स फ्लो टू इंडिया, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियाज स्टील मिल टू सी इम्प्रूव्ड एक्टिविटी ऑन एक्सपोर्ट फ्रंट। तो स्टील का आपको पता है, इंडिया ने डिसाइड किया था रिसेंटली कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा हुआ था स्टील के ऊपर, लेकिन फिर नवंबर 19 में, हाँ, नवंबर 19 इट वाज, नवंबर 19 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट से ड्यूटी हटा दिया। हाँ, तो अभी तक जो अगर हम लोग बात करें अक्टूबर नवंबर का, तो इंडिया वाज नेट इम्पोर्टर, इम्पोर्टर था स्टील का। इम्पोर्टर क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी लगा दिया था, इस कारण से जो इंटरनेशनल प्राइस जो है वो कम हो गया था कंपेयर टू द डोमेस्टिक प्राइस। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो है
अपना डोमेस्टिक स्टील नहीं खरीद करके वो इंपोर्ट करने में ज़्यादा समझदारी समझ रहा था। ठीक है, तो दैट इज़ वाई हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करने लगे थे। अप्रैल से नवंबर का तक अगर हम लोग बात करें अप्रैल 22 से नवंबर 22 जब इंपोर्ट ड्यूटी था, तो हमारा जो है एक्सपोर्ट जो है वो घट गया, क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ा हुआ था। अराउंड 55% घट गया था। नवंबर में ही अगर हम लोग देखें, सिर्फ नवंबर में, तो हमारा जो है एक्सपोर्ट हो डेट डिक्रीज अराउंड 53%। लेकिन अभी जैसे नवंबर 19 में नाउ अब इसका इफेक्ट दिख रहा है आफ्टर रिमूविंग द ड्यूटी ऑन स्टील। इसका इफेक्ट दिख रहा है कि हाँ, ऑर्डर्स जो है वो बढ़े हैं दिसंबर में। अराउंड 50,000 टू 70,000 जो है टन्स ऑफ स्टील ये बुक किया गया है। हाँ, मतलब दे द अदर कंट्रीज नीड आर स्टील। हाँ, एंड द ऑर्डर फॉर 52,000 टू 70,000 टन्स ऑफ स्टील हैज़ ऑलरेडी बीन बुक्ड। जैसे कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज है, वेस्ट एशियन में जैसे आ गया मिडिल ईस्ट हो गए। मिडिल ईस्ट में क्या क्या आते हैं, इजिप्ट हो गया, हाँ, टर्की हो गया, ऑल दिस कंट्रीज, सऊदी अरेबिया है, दिस कम इन मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट ईस्ट से डिमांड बढ़ा है। और प्लस अगर हम बात करें वियतनाम हमारे राइट में, वियतनाम में यहाँ से स्टील का ऑर्डर बहुत ज़्यादा हुआ है। सो दिस इज़ एक्चुअली ए पॉजिटिव आउटलुक फॉर द इंडियन स्टील मिल्स नाउ। और स्टील बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सारे इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, क्या उसमें रिस्क फैक्टर्स है, क्या आउटलुक क्या है उसका, आगे इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। आई विल डू दैट समडे। Next is India's November wholesale inflation eases to 21-month low of 5.85%। तो आपको याद है लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किस तरह होलसेल इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में चल रहा है, बट राइट नाउ यू कैन सी इट इज़ इन सिंगल डिजिट। अक्टूबर में अक्टूबर और नवंबर का अगर हम लोग कंपेयर करें, हाँ, तो अक्टूबर में इट वाज 8.39% WPI। नाउ दिस इज 5.85%। WPI में आपको पता है ना कि सिर्फ जो है गुड्स इंक्लूड किया जाता है। CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ होलसेल लेवल पे गुड्स को देखा जाता है। और ये डिक्रीज क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द ऑफ कोर्स फूड, फ्यूल एंड मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। WPI में तीन कंपोनेंट में रहते हैं इसमें। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। Oh, sorry, this is about index of industrial production, I think. Yeah, sorry. इसमें इसमें अराउंड 6 गुड्स रहते हैं WPI में। और होलसेल लेवल पे देखते हैं कि प्राइस कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं WPI को। तो इसमें बेसिकली सॉरी, दिस वाज अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें क्या है कि जो गुड्स अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज तो होता नहीं है, गुड्स रहता है। तो फूड, फ्यूल और फूड, फ्यूल एंड मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स जो इसके बास्केट्स ऑफ गुड्स है, उसके प्राइस जो है डिक्रीज हुए हैं, जिस कारण से द WPI हैज़ ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम 8.39 टू 5.85%। और ये फूड, फ्यूल, फूड का हम लोग प्राइस समझे जानते हैं कि क्योंकि CPI में भी डिक्रीज हुआ है। CPI डिक्रीज हुआ, दैट इज़ द रीज़न कि 5.88% हो गया, लेस देन 6% हो गया। तो ऑफकोर्स फूड इसमें भी कॉमन होता है, WPI में भी, बट एट द होलसेल लेवल, इस कारण से WPI हैज़ डिक्रीज्ड। फेबररी अगर हम लोग बात करें लास्ट नवंबर 2021 में, हाँ, तो WPI वाज इन डबल डिजिट, इट वाज 14.87%। सो अब बेटर है कि RBI जो है एक्चुअली कंट्रोल में ले आया है बोथ WPI एंड CPI। जो टारगेट रहता है RBI का 4 ± 2% के, टॉलरेंस लेवल 6% रहता है, एंड लोअर टॉलरेंस इज 2%, 2 से 6%। इट इज़ नाउ इन दिस ब्रैकेट। तो CPI नवंबर में 5.88% हो गया। ये फर्स्ट टाइम हुआ आफ्टर 11 मंथ्स, 11 महीने के बाद, मतलब 3 क्वार्टर्स जो था वो ब्रीच कर गया था। तो RBI ने जो है रेपो रेट को अभी रिसेंटली बढ़ाया बाय 35 बेसिस पॉइंट, हाँ, इस CPI को कंट्रोल करने के लिए फिर से। एंड रेपो रेट राइट नाउ इज 6.25%। पहले था 5.90 से 6.25 हो गया, 35 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करने के बाद।
और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आरबीआई फिर से 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करेगा, हाँ, इन फरवरी नेक्स्ट ईयर। फरवरी में फिर से मीटिंग होगा, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हाँ, क्योंकि फेडरल रिजर्व्स भी इंक्रीज कर रहा है, हाँ, तो फिर आरबीआई को भी करना ही पड़ेगा। और हमारे इन्फ्लेशन अभी जो रेट है 5.88%, आरबीआई नहीं चाहता है कि फिर से ये 6% क्रॉस करे, तो इट इज़ एक्चुअली एसेंशियल टू इंक्रीज। So this was all about it. WPI based inflation remained below the double digit mark for the second consecutive month in November. अक्टूबर में भी लेस देन था, नवंबर में भी कम है, उससे पहले डबल डिजिट में चल रहा था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेंड एंड द न्यूज़। थैंक यू सो मच।